बिहार का विधानसभा हुआ तो आप नीतीश कुमार जी के साथ थे, आपने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। आप डाक डाक चिल्लाते हैं, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं कि आप नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाए, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाए, और सीएम आवास में एक कमरा नीतीश जी का था और एक कमरा इनका था। ये नंबर 2 पर थे उनकी पार्टी में। मतलब अगर नीतीश जी चाहें भी तो इनके फैसले को नहीं टाल पा रहे थे, जो ये कहते थे वो होता था। तो उस समय इनका विकास, इनका बिहारीपन, इनका रोजगार, इनका शिक्षा, वहाँ का स्वास्थ्य नहीं याद आ रहा था। उस समय कहाँ थे ये? आज जो ये कर रहे हैं, आज जो ये बोल रहे हैं, उस समय कहाँ थे? ये कुछ नहीं है। ये देखिए, मैं तो चाहता हूं कि वो पूरे 243 सीटों पे चुनाव लड़ें, और मेरी शुभकामना भी है उनको। और लोकतंत्र में किसी को भी चुनाव लड़ने की पूरी छूट है, लेकिन जिस छूट और जिस लोकतंत्र की दुहाई हम लोग दे रहे हैं, उसी लोकतंत्र का भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार, चाहे वो बिहार की हो चाहे वो देश की सरकार हो, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं बुरी तरीके से। ऐसे ही आज बिहार में बात होनी चाहिए थी कि पिछले 20 साल में पलटू चाचा ने क्या किया, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन देखिए ये कहाँ बिहार के लोगों को फंसा दिए कि तुम्हारा तो वोट है कि नहीं है, तुम इसी में लग जाओ। मतलब हर चीज छोड़ के जो लोग आज 20 साल का हिसाब मांग रहे होते इस पलटू चाचा से, वो आज लोग इस बात में उलझा दिए कि तुम्हारा वोट है भी है कि नहीं है। तो ये बड़े जालिम हैं, ये बड़े शैतान लोग हैं, जानबूझ के ये देश के लोगों को परेशानियों में डालते हैं और इन्हें बड़ा आनंद आता है। लेकिन एक बात जान लीजिए साहब, बिहार राजनीतिक प्रदेश है। बिहार कोई जो है बिजनेस स्टेट या उस तरीके का स्टेट नहीं है। डरपोक लोग नहीं है बिहारी। एक बिहारी 100 पे भारी होता है। तो इनको सूद सहित आने दो, आप मौका मिलने दो, इन्हें सूद सहित चुकाएंगे। जो तकलीफ अभी दे रहे हैं ना, सूद सहित इनसे बदला लेंगे बिहार के लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ दो राजनीतिक हस्ती मौजूद हैं। हमारे बाईं तरफ है सुमित यादव, कांग्रेस के नेता हैं। जी धन्यवाद। और हमारे सीधे हाथ की तरफ बैठे हैं संतोष साहनी जी, वीआईपी से। धन्यवाद। स्वागत है सर। थैंक यू, नमस्ते। बिहार में चुनाव है और चुनाव आयोग एसआईआर करवाना चाहता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां विरोध पर अड़ी हुई हैं। विरोध की क्या वजह है? दोनों नेताओं से जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर वजह क्या है, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। तो सर सबसे पहले चलते हैं सुमित यादव जी के पास। सुमित यादव जी, अगर चुनाव आयोग एसआईआर करवाना चाह रहा है, मतदाता गहन पूर्व निरीक्षण, तो परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है? देखिए, एक तो चुनाव आयोग ने समय नहीं दिया जी, और सारी की सारी जिम्मेवारी चुनाव आयोग मतदाताओं पर डाल रहा है कि आप फॉर्म भरिए और जमा करिए। अब बिहार का आदमी कोई पंजाब में मजदूरी करने गया है, कोई बॉम्बे में नौकरी करने गया है, कोई नोएडा में आके टिर्री चला रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे लोग फॉर्म भर के जमा कर दें। अब तक तो चुनाव आयोग वोटों की चोरी करता था, वो पर्दे के पीछे से करता था। अब की बार तो चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है और वो भी खुलेआम करना चाह रहा है। दूसरी बात और देखिए आप, केवल और केवल वोटों की चोरी नहीं कर रहा, वो तो देश के लोगों की नागरिकता छीनना चाह रहा है साहब। ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसे डॉक्यूमेंट मांग रहा है, वो कह रहा है कि पासपोर्ट वैलिड है। अब पासपोर्ट किसके आधार पर बनता है? आधार के आधार पर बनता है। तो आधार नहीं मान रहा, पासपोर्ट मान रहा है। कितने लोग हैं साहब जिनके पास बड़ा सवाल उठा रहे हैं संतोष जी। कांग्रेस के नेता तो बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। आप क्या मानते हैं, चुनाव आयोग अगर एसआईआर करवाना चाह रहा है तो आखिर दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? देखिए, परेशानी की बात कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं सुमित जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। उनके एसआईआर कराने पर कोई बात नहीं है, वो एसआईआर करा रहे हैं, कराएं। हमको प्रॉब्लम उनके प्रोसेस से है। प्रोसेस का मतलब है कि जो 2024 में ये जब लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था, तो ये उसके पहले करा लेते या उस चुनाव के तुरंत बाद करा लेते। अब जब चुनाव बिहार का विधानसभा का सिर्फ 2 महीने बचा हुआ है, इस समय ये एसआईआर करा रहे हैं, और उस पर भी डॉक्यूमेंट की 13 सूची उन्होंने दी है। 13 डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगा है। उसमें डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट और वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ सब ये जनता से मांग रहे हैं। बात ये है कि
वहाँ पर सिर्फ 70% आबादी जो है पूरी की पूरी जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। सिर्फ 27 से 30% आबादी जो है बिहार की शहरी क्षेत्र में रहती है। और जिन डॉक्यूमेंट को वो मांग रहे हैं वो डॉक्यूमेंट दिखाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। और एक चीज़ और मैं बोल रहा हूँ, अभी सुमित जी जो बोल रहे थे, मैं एकदम ये इनकी बात से सहमत हूँ कि अगर मान लीजिए कि जो ये SIR कराने के बाद जो मतदाता सूची ये जारी करेंगे, उसमें इनकी जो मंशा और जो इनका दिखाई दे रहा है हम लोगों को, हमारी जो आशंका है कि कम से कम ये 1 करोड़ लोगों को उस मतदाता सूची से बाहर करेंगे। अगर ये बोलेंगे कि जो ये मतदाता सूची है यही बिहार के नागरिक हैं, तो जो 1 करोड़ लोग उस मतदाता सूची से बाहर होंगे तो फिर उनकी तो इस देश से नागरिकता छीन जाएगी ना। तो फिर उनको किस देश के नागरिक बताएंगे ये लोग? तो ये बड़ा क्वेश्चन है। और इसीलिए तो संतोष जी आगे की बात बता रहे हैं, आप तो नागरिकता छीनने तक की बात कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग की मंशा हो सकता है ये ना हो। देखिए, चुनाव आयोग की मंशा क्या है ये इस पर कुछ नहीं हम कह सकते हैं। अगर उनको मतदाता गहन पुनर्निरीक्षण कराना है तो जिनके पास पहले से वोटर ID वैलिड है, जिसको वो 2024 में जिस ID पर वो वोट किए हैं उसको वो क्यों नहीं वैलिड मान रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज़, पासपोर्ट वैलिड है और अभी इन्होंने बोला पासपोर्ट बेस बनता है आपके वोटर ID पे, आपके बिजली के कनेक्शन पे, आपके आधार कार्ड पे, और उसको आप किसी को वैलिड नहीं मान रहे हैं, तो पासपोर्ट वैलिड कैसे हो गया फिर? तो ये जो इनका काम है बेसिकली, पासपोर्ट किसका होगा? जो पढ़े लिखे और जो शहरी क्षेत्र में रहते होंगे उनका होगा। आप चलिए बिहार में बेतिया, अररिया और दरभंगा और मुजफ्फरनगर में कहाँ आप लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी आप आज देखें एक वीडियो, एक जमुई गांव का है, वहाँ पर पुल नहीं है, वहाँ एक महिला है, वो प्रेग्नेंट महिला है, उस बेटी को, उस महिला को 2-3 ग्रामीण महिलाएं और पुरुष जो है, इतना गहरा पानी है और उसमें तेज़ पानी बह रहा है, उसको हाथ से जो है उसको पकड़ के और क्रॉस करा रहे हैं, उसको उसकी डिलीवरी के लिए उसको ले जा रहे हैं डॉक्टर के पास। सोचिए जिस देश में ये व्यवस्था है, ये चीज़ें हैं, जिस प्रदेश में, उस प्रदेश में आप बोल रहे हो कि आप पासपोर्ट दिखाओ। जो आदमी बड़ी मुश्किल से अपना आधार कार्ड, अपना राशन कार्ड बनवाता है, उस आदमी से आप बोल रहे हो कि आप पासपोर्ट लेकर आओ। और जब तुमको पासपोर्ट ही चाहिए था तो फिर आधार वैलिड क्यों किए भाई? जिस आधार पर तुम सबके जनहित, जनधन का जो है खाता खुलवाए, और उसी आधार को आज इनवैलिड मान रहे हैं आप, वो मान ही नहीं रहे। तो इसलिए इस सब पूरी प्रक्रिया को जब हम लोग गहन तरीके से और गंभीरता से देखते हैं तो इस प्रक्रिया को देखने के बाद ये लगता है कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये दोनों जो है मिली भगत है इनकी, और कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत से ये बिहार की जनता को और बहुत बड़ी आबादी को वोट से ये हटाना चाहते हैं। तो सीधा संतोष जी का तो सीधा निशाना है कि ये हटाना चाहते हैं कहीं ना कहीं, और बहुत लंबी फेरिस्त बता दी है इन्होंने। आप भी सहमत हैं क्या इनकी बातों से? इनके मंसूबे बिल्कुल पूरे नहीं होने देंगे। ये जो ख्वाब पाल रखे हैं, इनके ख्वाब ही रह जाएंगे। ये इतने सातिर किस्म के लोग हैं कि हर समय देश के लोगों को भय में रखना चाहते हैं। पिछले कारनामे देखिए इनके, इन्होंने देश के लोगों से वायदा किया था कि हम काला धन लाएंगे, लेकिन क्या किया साहब इन्होंने 2016 में? नोटबंदी लगा दी, यानी तुम्हारे जो नोट हैं अब ये भी नहीं चलेंगे। अब ऐसे ही आज बिहार में बात होनी चाहिए थी कि पिछले 20 साल में पलटू चाचा ने क्या किया, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन देखिए ये कहाँ बिहार के लोगों को फंसा दिए कि तुम्हारा तो वोट है कि नहीं है, तुम इसी में लग जाओ। मतलब हर चीज़ छोड़ के जो लोग आज 20 साल का हिसाब मांग रहे होते इस पलटू चाचा से, वो आज लोग इस बात में उलझा दिए कि तुम्हारा वोट है भी है कि नहीं है। तो ये बड़े जालिम हैं, ये बड़े शैतान लोग हैं, जानबूझ के ये देश के लोगों को परेशानियों में डालते हैं और इन्हें बड़ा आनंद आता है। लेकिन एक बात जान लीजिए साहब, बिहार राजनीतिक प्रदेश है। बिहार कोई जो है बिजनेस स्टेट या उस तरीके का स्टेट नहीं है, डरपोक लोग नहीं है बिहारी। एक बिहारी 100 पे भारी होता है। तो इनको सूद सहित आने दो, आप जो मौका मिलने दो, इन्हें सूद सहित चुकाएंगे। जो तकलीफ अभी दे रहे हैं ना, सूद सहित इनसे बदला लेंगे बिहार के लोग। सूद सहित बदला लेंगे, लेकिन बदला तो तभी लेंगे जब चुनाव होगा। और चुनाव आयोग की जो मंशा है, जिस पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो रिजल्ट कुछ और ही हो सकता है। तो आने वाले चुनाव में SIR का क्या
फर्क पड़ेगा जनता पर, उसके विषय में भी थोड़ा सा विस्तार से बताइए दर्शकों को। देखिए, एसआईआर से बहुत इफेक्ट आने वाला है। एसआईआर से एक बहुत बड़ी आबादी वोट देने से वंचित रह जाएगी और हमको नहीं लगता है कि इस देश के, और संविधान हमारा ये कहता है, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसमें हर आदमी को वोट देने का एक इक्वल राइट है। किसी भी पब्लिक के किसी भी जाति धर्म के लोग हों, उनको अगर वोट देने से कोई भी प्रक्रिया हटा रही है, वंचित कर रही है, तो वो इलीगल है, वो अनैतिक है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे संविधान में, हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सबके वोट की वैल्यू एक है और सबको वोट देने का राइट है। और इनकी एक प्रक्रिया से अगर कोई भी एक व्यक्ति वोट देने से, इस देश का नागरिक है और अगर वो वोट देने से वंचित हो जाता है, नहीं दे पाता है वोट, तो मुझे नहीं लगता है कि अब तो वोट देने की बात तो रही अलग, आप तो नागरिकता पर भी सवाल उठा रहे हैं। भाई आप एक चीज़ समझिए ना, जैसे आप हमारी बात को आप समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये एक स्टेप चले। इन्होंने जो आपसे कहा कि आप ये डॉक्यूमेंट दिखाइए तो मतदाता सूची में आपका नाम आएगा, कल को ये बोलेंगे कि जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप वोट नहीं कर सकते हैं। भाई संविधान क्या कहता है, जो हमारे देश का नागरिक है वो वोट दे सकता है। अगर एक भी आदमी मतदाता सूची से बाहर करते हैं तो वो वोट नहीं दे सकता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो यही बात हुई ना, जो इस देश का नागरिक है वो वोट कर सकता है, जिसका नाम ही मतदाता सूची में नहीं डालेंगे वो इस देश का नागरिक नहीं होगा। ये तो, इसमें हमारी शंका कोई गलत शंका नहीं है। जो मैं बात कह रहा हूँ वो उसी संविधान की दुहाई देके वो कहेंगे कि भाई आप इस देश के नागरिक ही नहीं, आपके पास कागज नहीं है, तो आप वोट कैसे देंगे? तो बात तो वही हुई ना, तो ये वहीं पर लेके जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल यही नहीं ख़त्म होता है। मेरी जो शंका और मेरा जो डर है वो ये है कि अगर 10, 20, 50, 1 लाख लोग, 5 लाख लोग, चाहे 50 लाख लोगों को ये वोटर लिस्ट से बाहर कर देते हैं, तो उन लोगों को ये कहाँ का नागरिक बताएंगे? और हमको एक चीज़ बताइए, अगर उसमें 1 लाख लोग सूची में ऐसे आते हैं जिनका ये नाम हटाते हैं, कहते हैं कि ये इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और ये जो है वोट नहीं दे सकते हैं, तो आप 20 साल से उस देश के मुख्यमंत्री, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो आप 20 साल से 50 लाख 1 लाख लोग उस देश में एंट्री कर गए, ऐसे लोग आए जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं था और आप शरण दे रहे थे, तो आप कर क्या रहे? तो आप किस बात के मुख्यमंत्री? आपकी पुलिस कहाँ थी? आपकी सिक्योरिटी कहाँ थी कि इतने सारे लोग आ गए? पुलिस कहाँ थी, सिक्योरिटी कहाँ थी? लेकिन चुनाव तो इससे पहले भी हुआ था। अब लास्ट सवाल ये है, सुमति यादव, प्रशांत किशोर बड़ी जोर तोड़ में लगे हुए हैं बिहार के अंदर और बड़ी भागदौड़ कर रहे हैं और मीडिया भी फुल तरीके से उन्हें पूरी लाइमलाइट में रखे हुए। तो प्रशांत किशोर को आने वाले चुनाव में कौन से नज़रिए से देखते हैं आप बिहार में? प्रशांत किशोर कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर की तो पार्टी की ऐसी छवि बनाई जा रही है मीडिया के द्वारा कि किसी तरीके से बिहार के लोग जो पलटू चाचा हैं इनके काम का हिसाब न लें। बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन मर्डर नहीं हो रहा हो। मर्डर भी खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। तो प्रशांत किशोर को तो एक मुखौटे के तौर पे पलटू चाचा ने लगा रखा है। पलटू चाचा ने उन्हें एक जिम्मेवारी दे रखी है कि भैया जो मुझसे सवाल हो रहे हैं वो थोड़ा सा इनको कैसे ही डाइवर्ट करो। ठीक है, संतोष साहनी जी, प्रशांत किशोर को किस तरह नज़रिए से देखते हैं बिहार? देखिए, मैं भाई साहब की बातों से सहमत भी हूँ और मेरा जो पक्ष है बिल्कुल अलग है जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रशांत किशोर जी जाकर बिहार में ये बोल रहे हैं कि पलायन यहाँ से लोगों का, बिहारियों का हो रहा है। आप अपनी शिक्षा के लिए वोट करिए, आप अपने रोजगार के लिए वोट करिए, अपने विकास के लिए वोट करिए, अपने बच्चों के लिए वोट करिए, अपने परिवार के लिए वोट करिए। भाई 2014 में तुम नरेंद्र मोदी जी को आप प्रधानमंत्री बनाए, उस समय आप इनके मुख्य सलाहकार थे, राजनीतिक रणनीतिकार थे, तो आपने प्रधानमंत्री बनाया इनको। तो आप ही की बातों और आप ही की योजनाओं पर वो प्रधानमंत्री बने थे, वो तो नहीं कर पाए। चलिए वो भी छोड़ दीजिए। उसके बाद बिहार का विधानसभा हुआ तो आप नीतीश कुमार जी के साथ थे, आपने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। आप डाक चिल्लाते हैं, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं कि आप नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाए, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाए। और सीएम आवास में एक कमरा नीतीश जी का था और एक कमरा इनका था। ये नंबर 2 पर थे उनकी पार्टी में। मतलब अगर नीतीश जी चाहें भी तो इनके फैसले को नहीं टाल पा रहे थे, जो ये कहते थे वो होता था। तो उस समय इनका विकास, इनका बिहारीपन, इनका रोजगार, इनका शिक्षा, वहाँ का स्वास्थ्य,
नहीं याद आ रहा था? उस समय कहाँ थे ये? आज जो ये कर रहे हैं, आज जो ये बोल रहे हैं, उस समय कहाँ थे? ये कुछ नहीं है। ये देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि वो पूरे 243 सीटों पे चुनाव लड़ें और मेरी शुभकामना भी है उनको। और लोकतंत्र में किसी को भी चुनाव लड़ने की पूरी छूट है। बिल्कुल। लेकिन जिस छूट और जिस लोकतंत्र की दुहाई हम लोग दे रहे हैं, उसी लोकतंत्र का भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार, चाहे वो बिहार की हो, चाहे वो देश की सरकार हो, उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं बुरी तरीके से। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर चुनाव सही से और अच्छे से ये लोग नहीं कराएंगे तो बिहार की जनता बड़ी मायूस हो जाएगी। और बिहार की जनता जब मायूस होती है तो उसकी प्रतिक्रिया बहुत दूसरे तरह से देती है। बिहार की जनता वो ऐसी जनता नहीं है, वो ऐसे बिहारी नहीं है जैसे अभी बोला ना इन्होंने कि एक बिहारी 100 पे भारी। बिहार की जनता या कहीं की जनता अपने राइट के लिए अब जनता लड़ना जान गई है। और बिहार की जनता, मैं तो अभी बिहार से ही आया हूँ, जनता बदलाव चाहती है और बिहार की जनता का आशीर्वाद महागठबंधन को है। और बहुत जल्दी आपको नवंबर के फर्स्ट वीक में दिसंबर तक जो है आपको नई सरकार और तेजस्वी जी जो है वहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे और हम लोग सरकार का हिस्सा बनेंगे। सरकार का हिस्सा बनेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वक्त है और चुनाव आयोग से भी अभी 2-2 हाथ करने होंगे। तो आप दोनों नेताओं की बातों से कितना सहमत है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रखिएगा। हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। लेकिन जाते जाते आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, धन्यवाद। इसके विषय में और बताइए, कुछ लिखा हुआ भी है? ये एक्चुअली हम लोग का सिंबल है। अच्छा। और अभी हम लोग जो 25 जुलाई को जो हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे थे, बहन बीराना फूलन देवी का जो है शहादत दिवस मनाया गया था, तो उसमें माननीय तेजस्वी जी चीफ गेस्ट थे, आए थे। और हम लोग इस टी शर्ट और इस शर्ट को पहन के, और वहाँ काफ़ी लोग थे वहाँ पे, तो उन्होंने बड़ी तारीफ भी की थी और सबको बहुत अच्छा लगा था। सबको बहुत अच्छा लगा था। हमें भी इनकी शर्ट का कलर बहुत अच्छा लगा। इस पर लिखा क्या वो मुझे नहीं पता हालांकि, लेकिन कैमरे में आपको दिख रहा होगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया साहब जी, धन्यवाद आपका। शुक्रिया।